मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर। तो मोशन इन वन डायमेंशन जो कि आपकी बुक में दे रखा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि उन्होंने उसको स्ट्रेट लाइन क्यों बोला, मोशन इन अ स्ट्रेट। तो ये आपका वन डायमेंशनल मोशन के नाम से भी जाना जाता है चैप्टर। तो देखो, सबसे पहला वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है, या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब। तो हम ऑलरेडी इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर चुके हैं कि वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज, आपके पास ग्राफ बनाते हो तो क्या होता है, एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और एक एक्सिस होती है जेड एक्सिस। मैंने बताया था जेड एक्सिस ऐसे आपकी तरफ बाहर की तरफ निकली हुई होती है, कुछ इस तरह से मेरा हाथ के जैसा, है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज आप किसी एक कोऑर्डिनेट की हेल्प से बता देते हो, या तो आप सिर्फ एक्स की हेल्प से बता दो, या वाई की हेल्प से उसकी पोजीशन का चेंज बता दो, या सिर्फ जेड की हेल्प से बता दो, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं सुबह 8 बजे अपने घर पे था, ठीक, और मैं 8:20 पे स्कूल आया। अब यहाँ से मेरी पोजीशन थी 2 मीटर, और जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो मेरी पोजीशन हो गई 100 मीटर। तो बताओ मेरी पोजीशन में चेंज कितना है, कितने का चेंज हुआ है मेरे पोजीशन में, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा हुआ। ये 100 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो बचा हुआ कितना हो गया, 98 मीटर। तो 98 मीटर आप ऐसा तो नहीं बोल रहे कि एक्स में 98 मीटर, वाई में 4 मीटर और जेड में 2 मीटर। आपने मेरी पोजीशन का चेंज बता दिया सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की हेल्प से, एक्स कोऑर्डिनेट की हेल्प से। सिमिलरली अगर मैंने इस चौक को ऊपर से नीचे गिराया तो ये भी किसमें मोशन कर रहा है, वन डायमेंशन। क्या इसका एक्स है ना, क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, नहीं। क्या इसका जेड कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, नहीं। क्या नीचे गिरते समय ये इधर गया था, नहीं गया था। क्या नीचे गिरते समय ये आपकी तरफ आया, नहीं आया। सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, वाई कोऑर्डिनेट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन करता है कि उसका सिर्फ एक सिंगल कोऑर्डिनेट चेंज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन। समझ गए सर? मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसका सिर्फ कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे उसके मोशन की वजह से, सिर्फ 1। अच्छा, आप लोगों ने शूटिंग वाला गेम खेला होगा या आपने देखा होगा, बंदूक चलाई जाती है, तो जो बुलेट मोशन करती है उसका मोशन 1 डायमेंशन में होता है, 2 डायमेंशन में होता है कि 3 डायमेंशन। बुलेट कैसे मूव करती है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है बुलेट, है ना। मतलब उसका या तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैंने ऐसा रख के चलाया, मतलब उसका क्या कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। यहाँ पे जेड 0 था, जैसे जैसे इधर चला तो जेड की वैल्यू +1 +2 +3 +4 +5 करते करते टारगेट पे पहुंच जाएगी। ऊपर चलाया मैंने तो वाई की वैल्यू 0 से +1 +2 +3। जब ऊपर चलाऊंगा तो क्या एक्स और जेड वाला कोऑर्डिनेट चेंज होगा, नहीं होगा। तो ऐसा मोशन जिसमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता हो, या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आने वाले चेंज को आप सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की हेल्प से बता देते हो, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ वन डायमेंशन। क्लियर है सबको? अब यहाँ पर हम दो चीजें सीखेंगे, मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो देखो, रेस्ट और मोशन दोनों किसी टर्म में रिलेटिव टर्म है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है ना। इसको अपन एग्जांपल की हेल्प से देते हैं कि मान लो अपन सब ट्रेन से गए, अपन सब ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, तो अपन ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हैं, तो अपन सबको एक दूसरे को देख के क्या लगेगा कि अपन रेस्ट में है या मोशन। अपन सब जब एक दूसरे को देखेंगे तो क्या लगेगा, सबकी पोजीशन सेम। जो विंडो सीट के पास में बैठा हुआ विंडो सीट के पास में बैठा हुआ है, कोई बीच में बैठा हुआ बीच में, कोई कॉर्नर में बैठा है कॉर्नर में बैठा है, मतलब किसी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया।
किसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं आया, टाइम के साथ किसी की पोजीशन में चेंज नहीं आया, आसपास की सराउंडिंग के साथ किसी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, तो हम जब एक दूसरे को देखेंगे तो हमको क्या लगेगा कि हम सब रेस्ट में। पर बाहर से तो स्टेशन के ऊपर कोई कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला है या कोई न्यूज़पेपर बेचने वाला है या मैगजीन बेचने वाला है, जब ट्रेन चलेगी तो उसको क्या लगेगा, हम सब किसमें, मोशन। या हम सब ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठ के बात कर रहे हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में और टाइम के हिसाब से हमको क्या लगेगा कि हम सब रेस्ट में। क्यों? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, आपके अकॉर्डिंग मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। पर जब सेम चीज को कोई बाहर से कोई व्यक्ति सड़क पर से देखेगा ट्रेन को जाते हुए तो उसको क्या लगेगा कि अपन किसमें, मोशन, है ना। तो रेस्ट और मोशन एक चीज तो समझ में आ गई, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर। तो एक्चुअली रेस्ट होता क्या है, मोशन क्या होता है, उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर अच्छे एग्जांपल्स देते हैं। तो रेस्ट क्या होता है, व्हेन there is no change in position of an object with respect to observer and time। सबको ब्लर दिख रहा है क्या? रुक जाओ ऐसे। अब ठीक है। थोड़ा नेटवर्क इशू है, ठीक हो जाएगा वो, मतलब थोड़ा टाइम दो। हुआ ठीक? पार्श्वी चल। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आता तो हम ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें रेस्ट है। तो रेस्ट और मोशन सबसे पहली बात तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मोशन की बात करेंगे तो मोशन क्या हो जाएगा, व्हेन देयर इज नो चेंज की जगह से क्या करना है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर, है ना। तो लिख लो, व्हेन देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, मैं WRP लिख रहा हूं ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है समय के साथ साथ और ऑब्जर्वर के हिसाब से, तो वो ऑब्जेक्ट को क्या बोलेगा कि रेस्ट में है कि मोशन में, मोशन में। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं आता है समय और ऑब्जर्वर के साथ साथ, तो उसको क्या बोलेगा, रेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप आपके फ्रेंड के साथ में बैठ के इस कार में स्कूल से घर जा रहे हैं, तो आपके फ्रेंड और आपको क्या लगेगा कि आप दोनों किसमें हो, रेस्ट में हो या मोशन, रेस्ट में हो। क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड के लिए आप ऑब्जर्वर हो और आपके लिए कौन ऑब्जर्वर है, आपका फ्रेंड। पर अगर मान लो आपका कोई क्लासमेट है जो कि आपको बाहर से देख रहा है ना, कार की विंडो में से उसने आपको देखा, तो उसको क्या लगेगा कि आप दोनों किसमें हो, मोशन, है ना। तो देखो एक चीज याद रखना, एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मतलब 100%, तो 100% रेस्ट
या 100% मोशन में कोई भी चीज नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन का तो कोई चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि रेस्ट और मोशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर के ऊपर। अब मान लो रात का टाइम है, अपन सब सो रहे हैं, है ना, सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं, तो घर के मेंबर्स के हिसाब से आप किस में होंगे? रेस्ट में होंगे या मोशन में? है ना। चलो प्लेनेट अर्थ के किसी भी रैंडम मेंबर को पिक कर लो, और अगर आप घर पे सो रहे हो तो उसके हिसाब से आप किस में होंगे? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि आपकी पोजीशन में और आपकी टाइम के साथ आपकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है ऑब्जर्वर के हिसाब से। पर अगर कोई यही चीज स्पेस स्टेशन से ऑब्जर्व करता है, किसी दूसरे प्लेनेट से ऑब्जर्वर है, तो उसको क्या लगेगा? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? अपनी एक्सिस पे घूम रही है, तो उसको क्या लगेगा? आप रेस्ट में हो या मोशन में? मोशन। तो कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन करके नहीं होती है, क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। क्लियर है सबको? समझ में आ गया रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट, है ना। अच्छा, कोई एग्जांपल देना चाहेगा रेस्ट और मोशन का अच्छा से? जब एक कार को आप क्या करते हो? कार के अंदर बैठो, आपने अगर उसको स्टार्ट नहीं कर रखा है तो वो किस में है? रेस्ट में। पर जैसे आप उसको स्टार्ट करके चलाना चालू करोगे तो किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। पर डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा? कि ऑब्जर्वर को, है ना। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक, डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर को। आपने क्या बोला कि सर जैसे हम अगर कार में बैठे हुए हैं तो हमको क्या लगेगा? हम रेस्ट में, है ना। तो चलो कार में आप बैठे हो और मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक, आप लोग कार में, मैं यहां से देख रहा हूं। अगर कार में आप सिर्फ बैठे हो तो मुझको भी लगेगा कि आप रेस्ट में। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ और मेरे हिसाब से आपकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। पर जैसे आपने कार चालू करके चलाना चालू करा तो क्या लिखेगा? टाइम के साथ आपकी पोजीशन में चेंज होने लगा, और यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है? मैं हूं। तो टाइम के साथ मुझे दिखेगा कि आपकी पोजीशन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, मतलब आप किस में हो? मोशन में। पर अगर मान लो कार में आपकी फ्रेंड बैठी हुई है, आपकी फैमिली मेंबर्स बैठे हुए, तो उनको क्या लगेगा? अभी भी किस में हो? रेस्ट में। तो रेस्ट और मोशन हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ऑब्जर्वर। क्लियर सबको? कोई दिक्कत इसके अंदर? अब नेक्स्ट टर्म आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होती है? मान लो मेरे को पॉइंट ए से मैंने चलना चालू करा, पॉइंट बी पर गया और वहां से कहां पर आया? पॉइंट सी। ठीक, मेरे को ए से पॉइंट सी तक जाना था। मान लो मेरे को इंदौर से भोपाल जाना था, तो पहले मैं इंदौर से गया उज्जैन, और उज्जैन से फिर गया भोपाल, है ना। क्लियर? तो डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। हकीकत में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, कितना लेंथ पाथ का ट्रेवल करा। तो मान लो यहाँ पर मैंने ट्रेवल करा था कुछ 10 किलोमीटर, और यहाँ पर ट्रेवल करा था मैंने 15 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कितनी हो गई? 25। तो मैं क्या बोलूंगा? डिस्टेंस क्या है? 25 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि सुनो, डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। हकीकत में किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो पाथ ट्रेवल करा है उसका जो लंबाई है, उसकी जो लेंथ है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल करा, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, है ना। तो
10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर। पर एक चीज बताओ, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक, तो एसआई यूनिट हम क्या लिखेंगे? मीटर। तो मैंने अभी के लिए इसको 10 मीटर और 15 मीटर कर दिया समझाने के लिए, तो 25 मीटर हो जाएगा। पर एसआई यूनिट आपको याद रखनी है मीटर। डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? बहुत इजी है इसका डायमेंशन फार्मूला, बताओ। एम होता था मास के लिए मतलब किलोग्राम, एल होता था लेंथ के लिए मतलब मीटर, और टाइम के लिए होता था टी मतलब सेकंड। तो यहाँ पे तो सिर्फ मीटर आ रहा है, तो क्या होना चाहिए? एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर 0। ठीक है, क्लियर है ना? ऐसी सीधे डिस्टेंस नहीं करना, मार्क्स कर जाएंगे है ना। डिस्टेंस किसकी यूनिट होती है? लेंथ। लेंथ की ऐसा यूनिट मतलब मीटर, और लेंथ के लिए हम क्या यूज करते थे डायमेंशन फार्मूला में? एल। क्लियर है सबको? चलो, अब डिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने डिस्टेंस क्या लिखा? 10 मीटर प्लस 15 मीटर 25 मीटर। क्या लिख दिया मैंने? 25 मीटर। अब अगर मैंने किसी को बोला कि मैं 25 मीटर ट्रेवल करकर यहाँ तक आया, तो मैंने उसको डायरेक्शन नहीं बताया, तो सोचने वाला ऐसा भी सोच सकता है कि राज सर यहाँ से 25 मीटर नीचे गए होंगे, या राज सर यहाँ से 25 मीटर ऊपर की डायरेक्शन में गए होंगे, या राज सर यहाँ से 25 मीटर राइट की डायरेक्शन में गए होंगे, या लेफ्ट की डायरेक्शन में गए होंगे। उसको मैंने डायरेक्शन बताई क्या? है ना? तो क्या वो मेरा एक्चुअल पाथ कभी भी ढूंढ पाएगा? नहीं ढूंढ पाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या बताया है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। मैग्नीट्यूड मतलब क्या है? सिर्फ कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकल। तो मैंने डिस्टेंस बता दिया 25 मीटर। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आप लोगों से पूछा, मैं इंदौर में नया नया हूँ, मैंने पूछा यहाँ से मेरे को राजपाड़ा जाना है, कितनी दूरी पर? तो आपने बोला सर स्कूल से 5 किलोमीटर दूरी, आप बोल के चले गए। अब मैं कंफ्यूज कि 5 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में जाऊं, 5 किलोमीटर साउथ की डायरेक्शन में जाऊं, 5 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में जाऊं, या 5 किलोमीटर वेस्ट की डायरेक्शन में जाऊं, है ना। कंफ्यूज हो गया। बात समझ गए सब ना? ये डायरेक्शन वाले को घुमा दिया हमने, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि हमने बनाया होगा। ठीक है, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि 5 किलोमीटर ईस्ट जाऊं, 5 किलोमीटर नॉर्थ जाऊं, साउथ जाऊं, वेस्ट जाऊं। तो यहाँ पर सिर्फ आपने मेरे को क्या बताया? मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन बताइए क्या? अच्छा, आपसे कोई रास्ता पूछता है किसी जगह का, तो आप किससे बताते? जैसे आपसे किसी ने पूछा कि यहाँ से मुझे तिलक नगर जाना है, तो आप रास्ता क्या बताते हैं उसको? कि भैया यहाँ से सीधे चले जाए, यहाँ से आप सीधे 2 किलोमीटर चले जाए। तो 2 किलोमीटर तो आपने क्या बता दिया? क्या बताया? मैग्नीट्यूड बताया। क्या बताया? मैग्नीट्यूड। और आपने सामने वाले व्यक्ति को क्या बोला कि यहाँ से सीधे चले जाओ 2 किलोमीटर, मतलब इस डायरेक्शन को आपने क्या बता दिया? डायरेक्शन बताया। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, है ना। क्वांटिटी अच्छे से लिख लेना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है QQ, आप पूरा लिखो। डिस्टेंस की डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटा देते हैं इसको और लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सबको? तो सबसे शॉर्टेस्ट, अगर मान लो मेरे को सी पॉइंट तक जाना था, तो
मैंने जैसे किया ए से बी गया, बी से सी गया। अगर अब मैं आपसे पूछता हूँ इस डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो क्या बताओगे आप इस डायग्राम का डिस्प्लेसमेंट? ए से लेकर सी आप क्या बोलोगे कि सर ये पोर्शन इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो यहाँ पर हमने डायरेक्शन फिक्स कर रखी है। अगर आप डेफिनेशन सुनो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो जो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहे हो इस वजह से क्या फिक्स हो गई है, डायरेक्शन फिक्स हो गई। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल। अब एक चीज बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा कि मेरे को यहाँ से डिस्टेंस बताओ राजवाड़ा की, तो आप क्या बोलोगे सर 3 किलोमीटर, या तिलक नगर की पूछता हूँ तो आप क्या बोलोगे सर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, व्हाटएवर जो भी होगा आप बोलोगे, है ना। पर क्या आप उसको ऐसा बोलेगा सर आपको यहाँ से राजवाड़ा जाना तो आप -10 किलोमीटर चले जाओ? कभी सुना आपने सब? या फिर खजराना मंदिर जाना है तो प्लस का 5 किलोमीटर चले जाओ या -8 किलोमीटर चले जाओ? नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो मतलब वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है और हम इसको अभी क्या कर रहे हैं, देखो मोशन इन वन डायमेंशन की स्टडी कर रहे हैं। तो मान लो ये हमारा ऑरिजिन है, ठीक, और ये किसकी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। अब मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और राजवाड़ा यहाँ पर, और यहाँ से राजवाड़ा की दूरी है 5 किलोमीटर। तो मैंने आपसे पूछा राजवाड़ा का डिस्प्लेसमेंट बताओ, मेरी पोजीशन से राजवाड़ा का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर -5 किलोमीटर। क्यों -5 किलोमीटर यूज करा, तो बता सकता है मुझको? क्योंकि मेरे को मेरी डायरेक्शन के कहाँ जाना है, ठीक अपोजिट जाना है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे पूछता हूँ खजराना टेम्पल, और यहाँ से खजराना टेम्पल है 8 किलोमीटर, तो आप क्या बोलोगे? समझ गए बात? क्लियर है सबको, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी 0 हो सकता है ना। तो देखो आप में से अगर कोई रनिंग करने जाता हो स्टेडियम वगैरह, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी। मान लो मैंने पॉइंट ए से रन करना चाहा, मैं रन करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया और वापस पॉइंट ए पर आके रुक गया। पॉइंट ए से चलना चालू करा था, पॉइंट ए पर आके रुक गया, स्टार्ट और फिनिश। अब मैंने पूछा बताओ मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो मेरा इनिशियल पॉइंट भी यही, फाइनल पॉइंट भी यही, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट हेडिंग के फॉर्म में लिख लो, इट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होगा, है ना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्या डिस्टेंस 0 होगा, है ना। चलो समझ गए सब। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। रफ कर दें इसको। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, है ना, बहुत पहले का क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपको रेशियो निकालना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट।
कैसे निकालूं? दोनों चीजें निकालनी आपको, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। लगा थोड़ा सा दिमाग कैसे। अच्छा, ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, बी हमारा एंडिंग पॉइंट है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपको बताया ना? ये सर्कल है ना, क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता था? पूरी सर्कल की बाउंड्री। पर अभी ये कितना दूर है? पूरा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल रनिंग हुई है कि आधा, है ना? तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को 2 से डिवाइड कर दो, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सिर्फ यहां से लेके यहां तक गया, अगर यहां से वापस यहां पर आता तो 2 पाई r लिखते। तो 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? पाई। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया? डायमीटर, डायमीटर मतलब रेडियस का ट्वाइस 2r। एक चीज बताओ, रेशो क्या है? पाई बाय 2। तो ये क्वेश्चन एक बार आया था 1 मार्क्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशो। एआई ट्रिपल ई था या जेडब्ल्यू का मेंस था, शुरू के टाइम की बात है ना, अभी इतना इजी नहीं आएगा। समझ रहे हैं? है ना? तो यहां पर आपको डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशो पूछा, पाई बाय। अच्छा, इस केस के लिए रेशो निकाल सकते हो। इस केस के लिए घर से निकालो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। देखो मेंसुरेशन जो आप पढ़ते थे क्लास 10th में, है ना, वो इस जगह पर लिखो। तो मैं हिंट दे देता हूं कैसे करना है, फिर आप करना। देखो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। तो देखो यहां से लेकर यहां तक का तो क्या था? डिस्टेंस पाई r। यहां से लेकर यहां तक का भी पाई r होगा, पर यहां तो बात ही नहीं, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? पाई r बाय 2 लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि पूरा 2 पाई r होता है। तो 2 पाई r मतलब पाई r पाई r पाई r बाय 2, 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 प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा? 2 पाई। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा? पाई r प्लस पाई r बाय। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे? तो आपने थ्योरम पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और दिस इज बेस। अब हो जाएगा क्वेश्चन होमवर्क में, है ना, तो निकालना है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो। कर दूं रफ, है ना, डायग्राम बनाऊंगा। अब हम बात करेंगे स्पीड की। क्या होता है स्पीड? मैंने आपको बोला था पढ़ के आए। बेसिकली देखो, तो आपने बोला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो स्पीड भी होता है, एवरेज स्पीड। तो देखो स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई, ये दो तरीके की, एक होगी एवरेज स्पीड और एक होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक होगी एवरेज वेलोसिटी, एक होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अभी तक जो आप पढ़ के आ रहे थे क्लास 9 में, वो क्या होता था? एवरेज स्पीड, जिसको आप क्या लिखते थे? डिस्टेंस अपॉन टाइम या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो स्पीड का बेसिक फार्मूला क्या होता है सबको पता है। आप बेसिकली क्या लिखते थे? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या ज्यादा अच्छे से आप क्या लिखते थे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। याद आया सबको? तो स्पीड क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
डिस्टेंस टू द टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। क्या होता है स्पीड की डेफिनेशन लिख लो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं स्पीड। अगर मैंने बोला कि बाइक से है ना, बाइक से स्कूल आते समय या मैं कहीं बाहर जा रहा था तो उस समय मेरी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है यूनिट टाइम कितना है 1 आवर, और उस 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा मैं, है ना। तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी मैंने 60 किलोमीटर। ठीक है, चलो अगर मैं बोल देता कि जब मैं आया है ना, मैं कहीं जा रहा था, मुझे 60 किलोमीटर दूर जाना था, मान लो देवास वगैरह जाना था पर, तो मेरे को ट्रेवल करने में लग गया 3 आवर। तो 60 किलोमीटर मैंने ट्रेवल करा है 3 आवर, तो बताओ मेरी स्पीड क्या होगी। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यहाँ पे 3 आवर, यूनिट का मतलब क्या, या तो 1 घंटे में, या तो 1 मिनट में, या फिर 1 सेकंड में। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 3 आवर, मतलब हमको इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 आवर में। तो इस 3 को किधर पहुंचा दो, यहाँ पे 3 न्यूमरेटर में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा डिनोमिनेटर, 60 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर। तो मेरी स्पीड कितनी हो गई 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस है ना, 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं 20 किलोमीटर। तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सबको, है ना। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम या इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम। अच्छा यूनिट क्या हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो यूनिट क्या हो जाएगी न्यूमरेटर में तो क्या आ गया मीटर। टोटल टाइम, तो टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई, ऐसा यूनिट क्या हो गई स्पीड की मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूला आप लिख लोगे, है ना, डायमेंशन फॉर्मूला आपको लिखना है। बताओ क्या लिखोगे आप डायमेंशन फॉर्मूला। अब स्पीड बेसिकली कैसी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको ये बोला कि जब मैं यहां से किसी जगह पे जा रहा था तो मेरी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। क्या मैंने आपको डायरेक्शन बताई कि जब मैं यहां से नॉर्थ जा रहा था तब मेरी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ बोला क्या मैंने? नहीं। मैंने क्या बोला आपको कि जब मैं यहां से किसी जगह पे जा रहा था तब मेरी स्पीड क्या थी 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ क्या बताया मैग्नीट्यूड बताया, नंबर बताया, है ना। तो स्पीड क्या है स्केलर क्वांटिटी, इसको हम फार्मूले की हेल्प से भी समझ सकते हैं। देखो फार्मूले में आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है स्केलर। टाइम, टाइम भी क्या है स्केलर। आप कभी ऐसा बोलते हो कि घड़ी में 11 बजने आई है नॉर्थ डायरेक्शन में, कभी सुना ऐसा किसी से, है ना। तो दो स्केलर क्वांटिटी को डिवाइड करोगे तो आंसर भी क्या आएगा स्केलर आएगा। तो इसलिए डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। लिख लो, फिर मैं एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। और टाइम एंड होना आ गया तो फिर इसके बाद हम आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे। कर्व ऊपर का अब देखो एवरेज स्पीड का मतलब जो भी हम बात करते हैं बेसिकली हम जनरली किसके बारे में बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में।
मान लो यहाँ से मेरे को भोपाल जाने में कितना टाइम लगा, 4 आवर्स, है ना। तो t इक्वल्स टू 0 पर मैंने अपने घर पे से बाइक चालू कर दी। जब t इक्वल्स टू 1 आवर हो गया तो 3 डायरेक्शन पर टाइम बच जाएगा 2 आवर, t इक्वल्स टू, है ना। तो 0 से 1 सेकेंड के बीच में मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 50 किलोमीटर, ठीक है। 1 से 2 आवर के बीच में जब मैं बिल्कुल हाईवे पर आ गया तो मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, 100 किलोमीटर। अब 2 से 3 के बीच में वापस सिटी में आया तो मैंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 50 किलोमीटर, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इस पूरी जर्नी में मेरी एवरेज स्पीड क्या है। देखो हर जगह मेरी स्पीड चेंज हो रही है। शुरू के 1 घंटे में मेरी स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर पर। अगले 1 घंटे में मेरी स्पीड क्या होगी, 100 किलोमीटर। उसके बाद मेरी स्पीड क्या होगी, 50 किलोमीटर, है ना। तो अगर मेरे को मेरी एवरेज स्पीड बतानी है तो देखो शुरू के 1 घंटे में मेरी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, बाद के घंटे में स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद वापस कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर। पर जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 200, टोटल टाइम कितना हो गया, 1 2 3, तो 200 डिवाइडेड बाय 3 कितनी आ गई एवरेज स्पीड, कितनी आ गई, 3 6 18, 3 6 18, है ना, 66.66 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब समझ में आया सबको एवरेज स्पीड का क्या होता है। एक्चुअल में एवरेज स्पीड क्या है कि अगर मान लो इन अलग अलग स्पीड की जगह मैंने मेरे घर से बाइक चालू करते ही स्पीड कर दी 66.66 किलोमीटर पर आवर, और भोपाल पहुंचते तक इस स्पीड को मेंटेन कर सकता, ना ट्रैफिक को ब्रेक होने दिया, ना स्पीड ब्रेकर प्रेशर टूटने दिया, टोटली मैंने इसको मेंटेन कर रखा 66.66 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे को इक्वल 3 आवर्स का टाइम लगेगा। आई बात समझ में, है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, है ना। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।